कमोडिटी वायदा की तरफ, और हमारे साथ रविंद्र राव, अनुज गुप्ता जी और साथ ही हमारे साथ बिटवन मजूमदार, तीनों ही गेस्ट बने हुए हैं। सबसे पहले बात आज गोल्ड और सिल्वर की होगी। जिस तरह से इक्विटी मार्केट में बिकवाली बढ़ी है, अब गोल्ड और सिल्वर में धीरे धीरे यहां पर रुझान बढ़ता जा रहा है। गोल्ड अच्छी तेजी दिखा रहा है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, गोल्ड आज खरीद कर जाना चाहिए क्या? करीब करीब 200 रुपए की मजबूती फिलहाल दिख रही है। गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। बिल्कुल, मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर में जो हमने पिछले वीक में ब्रेकआउट देखा था, आई थिंक वो कंटिन्यू है। इनफैक्ट आई वुड से कि थोड़ा बहुत थ्रोबैक भी हमने देखा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। और मुझे लगता है कि जो पॉजिटिवनेस है वो कंटिन्यू रहेगा। बट इस वीक में फेड की मीटिंग है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा एक कॉशियस टोन रखे मार्केट में। लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो अभी भी बुलिश बना हुआ है। स्पेशली इक्विटी मार्केट्स में जो हम करेक्शन देख रहे हैं, आई थिंक दैट माइट प्रॉम्प्ट इन्वेस्टर्स टू गेट इनटू सेफ हेवन, और वही हो रहा है। दूसरा, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो अभी भी कंटिन्यू है रशिया और यूक्रेन को लेके, आई थिंक दैट इज ऑल्सो ट्रिगरिंग सम सेफ हेवन, प्लस यूएई में भी कंसर्न्स है। तो मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशंस प्लस जो इक्विटी मार्केट में करेक्शंस है और टेक्निकल ब्रेकआउट, आई थिंक ये सारे ही फैक्टर्स जो है वो गोल्ड सिल्वर के लिए सपोर्टिव है। तो अगर कोई भी डिप आता है तो आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। थोड़ा बहुत कॉशन रखना जरूरी है, क्योंकि फेड की मीटिंग है। एक्सपेक्टेशन तो सारा मार्केट को पता ही है, बट स्टिल जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आई थिंक दैट विल बी द मेजर फोकस, और उसमें देखना पड़ेगा कि फेड इस बार क्या स्टांस दिखाता है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव है। गोल्ड में आई थिंक 1830 1820 अभी एक सपोर्ट बन चुका है इंटरनेशनल में, और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में पॉसिबिलिटी है कि ऊपर में $25.50 के आसपास एक बार ट्रेड करना चाहिए। अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो 65,800 से 66,000 तक के लेवल्स पॉसिबल है। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में एमसीएक्स पर 48,700 से 48,800 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है तो एक बार बाई करके चल सकते हैं दोनों गोल्ड सिल्वर में, एटलीस्ट टिल द फेड मीटिंग कन्वेंस। ओके, यानी गोल्ड खरीदने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि आप कॉशियस रह सकते हैं, क्योंकि फेड की इस हफ्ते बैठक है, उनका स्टेटमेंट लगातार हॉकिश है। हालांकि अनुमान पता है कि मार्च में ही बढ़ने की संभावना है। चलिए चांदी की बात कर लेते हैं। अनुज जी, चांदी पर क्या सलाह देंगे? 64,500 के आसपास क्या करना चाहिए? विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछला हफ्ता काफी पॉजिटिव रहा। ऑलमोस्ट 5% से ज्यादा के गेन्स हमने सिल्वर में आते हुए देखे थे। काफी अच्छा ब्रेकआउट टेक्निकल चार्ट्स में देखने को मिला, जो कि मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी वो जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे आगे फॉलो रहेगा। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड बना है यहाँ पर अभी कंटिन्यू रहेगा, और गोल्ड से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इक्विटी मार्केट में जो गिरावट रही है उसका काफी अच्छा असर सिल्वर को भी देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। ऊपर में 65,000 66,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $26 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। तो वीकली और डेली पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर रहा है वॉल्यूम्स के साथ में। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आगे भी पॉजिटिव रहेगा। ओके, बिटूपन, आप सिल्वर में क्या सलाह दे रहे हैं? मैं तो देखिए ओवरऑल फिलहाल मार्केट में तो प्रीफर कर रहा हूँ बाय करने के लिए। सिल्वर में भी मुझे तेजी दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिप्स के लिए वेट करूंगा, क्योंकि काफी अच्छा खासा मोमेंटम आ गया, और मैं नीचे पे बाय करूंगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए इक्विटीज मार्केट के साथ काफी सिल्वर का जनरली पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अब इक्विटी मार्केट गिर रहा है तो लेकिन सिल्वर बढ़ रहा है, या बेस मेटल बढ़ रहा है। अब इक्विटीज में जो सेल ऑफ आ रहा है ये मोस्टली प्राइस्ड इन हो गया है काफी हद तक, और जो टेक्निकल सेलिंग बोल सकते हैं ये कोई फंडामेंटल सेलिंग नहीं है, ये खाली फंड फ्लो रिलेटेड सेलिंग है। इक्विटीज में जो सेलिंग है शायद ये कहीं में ठप जाएंगे। तो इक्विटी से कारण ज्यादा ब्रॉड में नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में देखता हूं तो सिल्वर में जो इंडस्ट्रियल डिमांड का एक सिनारियो ये काफी स्ट्रांग है, लेकिन गोल्ड में उतना तेजी नहीं आ रहा अभी तक। तो लेकिन मैं प्रीफर करूंगा सिल्वर में बाय करने के लिए। मैं वेट करूंगा थोड़ा डिप्स आ जाए, मुझे थोड़ा सा फिबोनाची लेवल 23.6% के आसपास एक करेक्ट मिल जाए, जो 64,100 150 के रेंज में बनता है। तो उस लेवल में मैं थोड़ा डिफेंसिव बेट में बाय करूंगा, और नीचे 63,700 या 600 के नीचे स्टॉप ला के मैं 65% का टारगेट रखूंगा फिलहाल के लिए सिल्वर में। ओके ओके, तो ये व्यू है चांदी को लेकर। रविंद्र जी, अब क्रूड में क्या करना चाहिए? क्रूड में वापस से तेजी आ गई, क्या आज की तेजी में फिर से बेचने का मौका है या खरीद ले?
जी, मेरे हिसाब से क्रूड में जियोपॉलिटिकल टेंशन ही थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है क्रूड के प्राइसेस को। अदरवाइज हमने पिछले वीकेंड में हमने एक करेक्टिव मूव भी देखा था, जो कि दर्शा रहा है कि $86-87 WTI में एक स्टिफ रेजिस्टेंस हो सकता है। और मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस होता है तो फिर क्रूड को और सपोर्ट मिल सकता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से राइस पे सेलिंग आ सकती है। मैं अभी भी 6500 6550 का जो रेजिस्टेंस है उसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेके चल रहा हूँ। जब तक कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता, एक बार तो लास्ट वीक में हमने करेक्टिव मूव देखा ही था, जो मैंने पिछले वीक में बताया था। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 6550 500 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता, एक बार पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार 6250 6200 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो अगर इसमें राइस आता है तो अराउंड 6440 के आसपास एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 6500 का रख सकते हैं, और इमीडिएट टारगेट जो है वो 6350 से 6300 तक का ले सकते हैं। ओके, यानी 6300 के टारगेट के लिए आप क्रूड बेच सकते हैं। बीटूपन, आपका टारगेट क्या है क्रूड पर? मैं थोड़ा सा, मेरा व्यू अलग हो गया। मैं एक्चुअली नीचे लेवल पे बाय करने के लिए प्रेफर करूंगा। और क्रूड ऑयल में हाँ, एक बात तो रविंद्र जी का बात सही है कि क्रूड ऑयल एक सप्लाई जोन में है, जो प्राइसेस में थोड़ा सा रिएक्टिव रेजिस्टेंस एरिया में है। लेकिन जो अगर मार्केट में जिस तरह से तेजी दिखाया है और जिस तरह का फंडामेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, अब देखिए अगर क्रूड ऑयल में सेलिंग होना तो पहले से ही होता, क्योंकि जो इक्विटीज में सेलिंग है, इक्विटीज के सेलिंग के कारण क्रूड ऑयल में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो फेड मीटिंग का इंपैक्ट क्रूड ऑयल में होना चाहिए। लेकिन क्रूड ऑयल में फंडामेंटली इतने भी सप्लाई कॉन्सर्न्स है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो बड़ा सेल ऑफ मार्केट में नहीं रहेगा। हाँ, डीप्स में मेरे हिसाब से मैं रखता हूँ कि डीप्स में थोड़ा बाय करना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि 63-60 उनका जो टारगेट है सेलिंग का, मैं उस लेवल के आसपास एक बार बाय करने के लिए नीचे लेवल पे बाय करूंगा, टॉप में नहीं करूंगा। और मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बड़ा कुछ रैली हो, लेकिन इंट्राडे में एक दो दिन में 6470 6500 का लेवल पहुंच सकता है, तो डिप्स में बाय कीजिएगा। ओके ओके, यानी रविंद्र जी को लगता है कि ऊपर में बेचे, और अनुज जी को लग रहा सॉरी बीटूपन को लग रहा है कि आप नीचे में खरीद कर जा सकते हैं। अब अनुज जी, अब आपको अगर कॉपर में आज कॉपर और निकेल दो इनकाउंटर्स में अगर ट्रेड करने के लिए क्या सलाह दे रहे हैं आज के लिए? विष्णुमोहन जी, दोनों ही काउंटर में हमने लास्ट वीक में काफी अच्छी पोजीशन देखी थी। निकेल ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा बढ़ा था, और कॉपर के अंदर भी करीबन 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि कॉपर और निकेल अभी भी आउट परफॉर्मेंस जोन में है। हालांकि थोड़ा बहुत करेक्शन आए तो खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। और जिस तरीके से क्रूड में तेजी रही है, तो इन्फ्लेशन की वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव आता हुआ दिखाई देगा। सप्लाई अभी भी कम यहाँ देखने को मिल रही है, जो कि सपोर्टिव फैक्टर में है। मुझे लगता है कि कॉपर में खरीदारी करना चाहिए। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 753 में 746 का स्टॉप लॉस लगाए, 763 का टारगेट आपको कॉपर में देखने को मिल सकता है। निकेल के अंदर भी हमें लगता है कि 1770 के आसपास फेब कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी कर सकते हैं। 1745 का स्टॉप लॉस लगाए, 1830 का टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है। दोनों ही कमोडिटी अभी एक पॉजिटिव टेरिटरी में आती हुई दिख रही है। फंडामेंटल भी सपोर्टिव और टेक्निकल चार्ट में भी अच्छे खासे ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, और वॉल्यूम जो है दोनों ही काउंटर में अच्छा देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई डिप मिलता है, जो कि हमने लास्ट वीक भी देखा था, एक डिप आया था, उसके बाद अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली थी, तो इस हफ्ते भी हमारी रणनीति ऐसी ही रहेगी। थोड़ा बहुत डिप अगर मिलता है तो खरीदारी लेकर चले। हमें लगता है कि इस महीने में, इस हफ्ते में भी हम एक अपसाइड मोमेंटम दोनों ही कमोडिटी में आता हुआ देखेंगे। ओके, यानी कॉपर और निकेल खरीदारी की सलाह है। चलिए अब बात कर लेते हैं, प्री बजट सेगमेंट का वक्त हो गया, और हमारे साथ अनिल जैन साहब हैं, जो क्रिस्टल ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और साथ ही पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पैट्रन मेंबर भी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आप लोग ऐसे सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल, जो एक अहम कड़ी है पूरे ही एग्री इंडस्ट्री की, क्योंकि ये पूरे एग्री इनपुट कॉस्ट से आप जुड़े, इनपुट पूरे एग्री इनपुट से जुड़े हुए हैं, तो इस सेक्टर का खासा रोल होता है खेती किसानी में, क्योंकि अगर ये कॉस्ट अगर ज़्यादा होंगे तो खेती किसानी महंगी हो जाएगी। ऐसे में आप अपनी इंडस्ट्री के लिए वित्त मंत्री से इस बार क्या मांगे आप लोगों ने रखी है? देखिए, एक चीज मैं पहले कहूंगा कि पिछले 2 साल में हमने देखा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बड़े रिकॉर्ड लेवल्स की हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें सारे हमारे फार्मर्स, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज और सपोर्ट का बहुत ज्यादा हाथ रहा है। लेकिन हम ये मानते हैं, मैं ये कहूँगा कि ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम अभी भी इंडिया का जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। कहाँ नहीं कर रहे हैं? एक तो सबसे पहले मैं लूँगा कि इफ़ यू टेक मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D,
ये दोनों ही एरिया में हम अभी भी काफी हद तक ये समझिए कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमारे लिए काफी नहीं है। इंडियन एग्रीकल्चर के लिए हम रिसर्च अभी भी उतनी नहीं कर रहे हैं जितनी कर सकते हैं और करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि गवर्नमेंट इन दोनों एरिया में इंसेंटिवाइज कैसे करे, इनकरेज कैसे करे। फॉर एग्जांपल जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, अभी भी हमको पता है कि काफी हमारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं और हमारी इंडस्ट्री जो है वो क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स के, बायोलॉजिकल्स के, सीड्स में, इन सब में मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, अनुसंधान भी कर रही है। तो हमको अगर इसमें सेल्फ सफिशिएंट होना है तो क्यों ना हम एग्रो केमिकल्स में भी पीएलआई को एक्सटेंड करें। इसका खाली फायदा ये नहीं है कि हम अपनी इंडियन एग्रीकल्चर को, इंडियन फार्मर्स के लिए अच्छी और सस्ती प्रोडक्ट्स दे पाएंगे, अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट दे पाएंगे, बल्कि इसमें साथ ही साथ एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत स्कोप है एक्सपोर्ट का, जो कि अभी तक अनएक्सप्लॉइटेड सेक्टर है। साथ में जो एक बड़ा पॉइंट है R&D का, वो ये है कि ये बड़ी अजीब बात है कि R&D की इंसेंटिवाइजेशन हम नहीं कर रहे हैं। पहले 200% एक्सपेंस का रिबेट मिलता था, फिर 150 हुआ, अब अभी भी वो 150 से निल हो गया है, सिर्फ एक्सपेंस आपके रिबेट में जाएंगे। ये तो डायरेक्शन उल्टी हुई। तो मैं ये चाहूंगा कि इंसेंटिवाइज करना चाहिए R&D को, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमको इंडियन एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में रिसर्च ज्यादा करनी पड़ेगी और उसके लिए सूटेबल प्रोडक्ट्स भी लेके आने हैं। जैसे आपने कहा कि इनपुट कॉस्ट जो है वो काफी मायने रखता है, इमीडिएट एक्शन भी लिया जा सकता है। इमीडिएट एक्शन जैसे जीएसटी है, हमारे फार्मर्स अभी भी 18% जीएसटी पे कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसको घटाना चाहिए और स्ट्रेट अवे इसका फायदा गवर्नमेंट के थ्रू हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को मिलेगा, फार्मर्स को मिलेगा। तो अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को देखें तो ये समझे कि एक तो जीएसटी हो गया, दूसरा पीएलआई हो गया, तीसरा R&D इन्वेस्टमेंट्स हो गया। ये 3 एरिया बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए और ओवरऑल इंडियन एग्रीकल्चर के लिए काफी सपोर्ट करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि इन तीनों एरिया में कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन हमको मिले। डेफिनेटली बिल्कुल सर। एग्री इंडस्ट्री तो पूरी तरह से फोकस में सरकार के है ही। और सर जिस तरह से एग्रो केमिकल की अगर बात आती हो तो हम सप्लाई के लिए चीन पे काफी कुछ निर्भर रहते हैं, तो अपने पास एक मौका है। ग्लोबली भी लोग अलग दूसरे विकल्प की तरफ देख रहे हैं, तो क्या इंडिया एक ग्लोबल हब बन सकता है इस सेगमेंट में? आप लोग क्या चाह रहे हैं? बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया और ये सबको मालूम है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को मालूम है। आपने जैसे कहा कि इंडिया एक ऑल्टरनेटिव हब बन सकता है सप्लाई के लिए, तो वही चीज को आगे लेके हम जाएं, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं जो मैं पहले भी कह रहा हूँ। एक तो मैन्युफैक्चरिंग को आप इंसेंटिवाइज करें, फॉर एग्जांपल जैसे पीएलआई स्कीम है, और उसको हब बनाने के लिए भी काफी रिसर्च लगती है, तो डेफिनेटली बन सकता है। उसके लिए मैं सिर्फ 2 और पॉइंट आपको करूंगा कि क्यों बन सकता है। पहली बात तो है कि इंडियन इंडस्ट्री की कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी है, वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई चीज हमारे दायरे के बाहर है। और दूसरी बात ये है कि इस सब को करने के लिए लीड टाइम जो है वो लंबा होता है, इसलिए गवर्नमेंट की इंसेंटिवाइजेशन चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए कि ये दोनों चीज जब साथ में मिल जाएंगी तो डेफिनेटली एक इंडिया ऑल्टरनेटिव हब बन सकता है। और ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस टाइम बाहर के देश भी एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए तैयार हैं और हमको पूरा इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, और जितना जल्दी इसमें हम स्टेप्स लें उतना हमको फायदा होगा। ओके बिल्कुल। और ये बजट एक ऐसा मौका है जहां पर इस तरह के फैसले लेके आप इंडिया को एक कॉम्पिटिटिव माहौल में आप बेहतर एज दे सकते हैं। शुक्रिया अनिल जैन साहब, आपने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए और बजट से पहले उम्मीदों पर चर्चा की। बजट के बाद वापस आपसे विस्तार से बात होगी। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, अनुज जी आपका, विटमन आपका, आप तीनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कोर्स दिए। तो कम्युनिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के